हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के आगे के अंश को पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ा था कि तेंजिंग बचेंद्री से मिलने आते हैं और बचेंद्री उन्हें अपने परिचय यह कहकर देती हैं कि वो बिल्कुल नौसिखिया हैं। आज हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। आप अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 25 के आखिरी अनुच्छेद को देख सकते हैं। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी, यानी कि अब लेखिका कैंप 2 से कैंप 3 तक पहुंच चुकी थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तसारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। लेखिका कहती हैं, मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। लेखिका रात को सोई हुई थी कि एक बर्फ़ का बहुत बड़ा पिंड उनके शरीर पर से गुजर गया था, लेकिन लेखिका को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। यह क्या हो गया था। एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों यानी कि बर्फ़ के टुकड़े तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो रात को ही उनके कैंप पर इतनी बड़ी घटना घट गई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए, यानी कि जब हिमपुंज उनके कैंप के ऊपर से गया था तो उनका सारा जो कैंप था वो तहस नहस हो गया था और सभी जगहें बर्फ़ से भर गई थी। तो लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की सहायता से उनके रास्ते को साफ किया। रास्ते को साफ करते ही वे अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए, यानी कि लेखिका को बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु, यानी कि अगर वे थोड़ी भी देर करते तो वहीं पर लेखिका की मृत्यु हो जाती थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। अभी वो कैंप 3 में थे, लेकिन दुर्घटनावश दोबारा उनको कैंप 2 पर वापस लौटना पड़ा था। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह उतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगे? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। चूँकि इतनी बड़ी दुर्घटना घटी थी
और लेखिका मौत के मुंह से वापस आई थी। वे काफ़ी भयभीत थी। तभी कर्नल खुल्लर ने उन्हें वापस जाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन लेखिका ने बिना हिचकिचाहट के कहा कि उन्हें वापस नहीं जाना। उनमें अभी भी एवरेस्ट पर चढ़ने का जज्बा कायम था। तो बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।